यहाँ हम लोग टाइप्स ऑफ आरएनएज की बात करेंगे और ये आरएनएज प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं, जो मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए का काम होता है कि वो एक टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है और ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड्स और जेनेटिक कोड के लिए रहता है। ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड्स को ऐड करने के लिए और जेनेटिक कोड फिर बनने में हेल्प करता है। राइबोसोमल आरएनए कैटालिटिक होता है या स्ट्रक्चरल होता है, जो हेल्प करता है ट्रांसलेशन में, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो बाय प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी होती है कि एक स्ट्रैंड पता है तो हम दूसरे स्ट्रैंड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जो तुम यहाँ देख रहे हो कि एक नोन स्ट्रैंड है डीएनए का, तो उससे हम दूसरा स्ट्रैंड आरएनए का प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ए के साथ यू जुड़ेगा क्योंकि अब थाइमिन नहीं आएगा, और टी है तो ऑटोमेटिकली ए आना ही है। यहाँ पे ए जहां है उसके साथ टी की जगह यू आना है, इस बात को ध्यान रखना। साइटोसिन है तो गुआनिन आना ही है, सी के साथ जी या जी के साथ सी, वो तो आना ही है। तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं और दोनों में से एक की ही हमें जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर एक बात और है जो ध्यान रखने वाली है कि जब ट्रांसक्रिप्शन होती है यानी डीएनए से आरएनए बनता है, तो एक ही स्ट्रैंड डीएनए का ट्रांसक्राइब करता है आरएनए को। दोनों स्ट्रैंड, जैसा रेप्लिकेशन में होता था कि दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करते थे और फिर वो उनके साथ साथ एक नया स्ट्रैंड, डॉटर स्ट्रैंड जुड़ जाता था कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे। यहाँ पर डीएनए का सिर्फ एक स्ट्रैंड आरएनए को ट्रांसक्राइब करेगा। कारण क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अगर मान लो दोनों डीएनए स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करने लगे तो वो दो डिफरेंट प्रोटीन्स बना देंगे, और वो दो डिफरेंट प्रोटीन्स जो बनेंगे वो हमारे लिए मुश्किल का काम पैदा कर सकते हैं कि वो प्रोटीन्स कॉम्प्लिकेट कर देंगे प्रोटीन सिंथेसिस को। क्योंकि डीएनए का जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता था तो वो जो दोनों स्ट्रैंड्स रेप्लिकेट होते थे वो हमेशा बनते थे तो बिल्कुल पेरेंट टेम्पलेट के जैसे हुआ करते थे, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता था। जबकि यहाँ पर वो डिफरेंस दिखाई देगा। और आरएनए स्ट्रैंड जब बनेंगे दोनों एक साथ तो क्या होगा कि वो दोनों स्ट्रैंड्स के इतने एक दूसरे के पास हैं कि वो दोनों जुड़ सकते हैं, और अगर वो जुड़ गए तो उस वक्त वो एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देंगे। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का मतलब हो गया कि वो प्रोटीन सिंथेसिस को कॉम्प्लिकेट कर देगा। जैसा यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा डीएनए रेप्लिकेशन हुआ। डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो ध्यान से देखो कि जी के साथ सी जुड़ा, सी के साथ जी जुड़ा, टी के साथ ए जुड़ा, टी के साथ ए जुड़ा, और यहाँ पे भी सी के साथ जी जुड़ा, ए के साथ टी जुड़ा। तो ये वाला स्ट्रैंड और ये वाला स्ट्रैंड, यानी ब्लू और रेड को देखो और इधर वाला ब्लू और रेड देखो, तो वो दोनों एक्चुअली ये वाला जो डॉटर पेरेंट स्ट्रैंड था बिल्कुल उसके जैसे बने। जबकि इधर आरएनए में देखें तो गड़बड़ हो जाएगी। आरएनए में हमारा ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड था जो पेरेंट था। अब अगर दोनों ही टेम्पलेट बन गए तो देखना कि यहाँ पे ए के साथ यू आया, टी के साथ ए आया, जहां जहां ए था उसकी जगह यू आया, ठीक है। और इधर देखो, जहां जहां टी था वहां तो ए आया, पर जहां जहां ए था उसके साथ यू आया। अब ये वाला हमारा पेरेंट स्ट्रैंड था, और इससे जो बन गए हमारे डॉटर डबल, अगर मान लो दोनों टेम्पलेट बनाते तो एक ये बनता और एक ये बनता, और अगर ये दोनों बनते तो ये दोनों जो हैं वो पेरेंट से अलग अलग हैं। और दूसरी बात और कि अच्छा चलो हम सोच रहे हैं कि ठीक है इसको भी नहीं लेते और इसको भी नहीं लेते, इन दोनों को ही ले लेते। अब अगर ये दोनों मिल गए और इतनी पास हैं तो ये अपने आप में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देंगे, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, कॉम्प्लिकेट कर देगा उस प्रोसेस को। अब हमने देखना है कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमें चाहिए क्या क्या। तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो हमें चाहिए वो सबसे पहली बात कि हमको एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट चाहिए होता है जो डीएनए के ही स्ट्रैंड पे है। वो डीएनए के स्ट्रैंड पे एक प्रमोटर रहता है, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन होती है और तीसरा टर्मिनेटर होता है। मतलब पूरा एक डीएनए का स्ट्रैंड है, उस डीएनए मान लीजिए ये हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है,
इस डीएनए के स्ट्रैंड में एक प्रमोटर, उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन और उसके बाद टर्मिनेटर। प्रमोटर जीन, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और फिर टर्मिनेटर। अब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है उसमें से मैंने कहा कि खाली एक है जो ट्रांसक्रिप्शन में एक्चुअली पार्टिसिपेट करेगा, दूसरा पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो कौन सा पार्टिसिपेट करेगा? दो स्ट्रैंड्स हैं। एक स्ट्रैंड वो जो 3 पोलैरिटी से 3-5 पोलैरिटी का है, वो तो बनेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसके साथ में ट्रांसक्रिप्शन होगी। दूसरे वाला स्ट्रैंड जो है वो हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी वाला होगा, वो कोडिंग स्ट्रैंड होगा। यहां पर ध्यान दो, तुमको एक चीज दिख रही है कि एरो एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, पर ये वाला जो एरो जो 3 to 5 पे दिख रहा है मुझे, उधर एरो तो ऐसे गया, पर मैं इसकी पोलैरिटी क्या कह रही हूं? 3 to 5, क्योंकि थर्ड कार्बन पे पहले वाले थर्ड कार्बन जो है राइबोस शुगर का, वो दूसरी राइबोस शुगर के 5th कार्बन से जुड़ रहा है, बीच में एक फॉस्फोरिक एसिड से। तो इसलिए इसकी पोलैरिटी होती है 3 to 5, जिसमें होता क्या है, ऊपर की तरफ 5 होता है, नीचे की तरफ 3 होता है, पर इसकी पोलैरिटी मैं कहूंगी 3 to 5, क्योंकि वो जो पहला राइबोस है उसका थर्ड कार्बन दूसरे राइबोस के 5वें कार्बन से फॉस्फोरिक एसिड की हेल्प से जुड़ता है और वो हो जाता है हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड और दूसरा कहलाता है हमारा कोडिंग स्ट्रैंड। अब कोडिंग स्ट्रैंड का काम क्या है? कोडिंग स्ट्रैंड का काम है रेफरेंस की तरह से एक्ट करना। रेफरेंस क्यों? रेफरेंस इसलिए कि वो जो प्रमोटर और टर्मिनेटर है ना, वो हमारे टेम्पलेट स्ट्रैंड की रेफरेंस से नहीं माने जाते हैं, वो रेफरेंस लेते हैं कोडिंग स्ट्रैंड का। यानी प्रमोटर कहाँ प्रेजेंट है? कोडिंग प्रमोटर कहाँ प्रेजेंट है? ये जो हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है इसके 5 प्राइम एंड पे, और दूसरी तरफ ये जो हमारा टर्मिनेटर प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है? कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे। वो ठीक है, जुड़ा हुआ है ऊपर तक, पर इसकी रेफरेंस पॉइंट हमारी ये है। और इन दोनों प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में हमारी रहती है स्ट्रक्चरल जीन। कोडिंग स्ट्रैंड को नाम कोडिंग स्ट्रैंड दिया है, पर वो कोड कुछ नहीं कर रहा है। टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर ही स्ट्रक्चरल जीन रहता है। ठीक है, अब ये प्रमोटर है क्या? प्रमोटर एक डीएनए सीक्वेंस है जो अलाउ करेगी आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने के लिए। अब ये आरएनए पॉलीमरेज कहां से आ गया? आरएनए पॉलीमरेज, जैसा इसको पूरा नाम कहते हैं हम, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए के टेम्पलेट से तो काम करना है ना। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो पॉलीमराइजेशन करेगा, जैसे डीएनए पॉलीमरेज ने की थी। ठीक है, और ये जो प्रमोटर डीएनए की सीक्वेंस है ना, यही डिसाइड करती है कि मतलब इस वाले स्ट्रैंड पे थी या इस वाले स्ट्रैंड पे थी, जिस पे भी थी वो वाली डीएनए की सीक्वेंस वो अपने आप जो आइडेंटिफाई करेगा आरएनए पॉलीमरेज, वही डिसाइड करेगा कि ये कोडिंग स्ट्रैंड है। और इस प्रमोटर के ऊपर सिग्मा फैक्टर बाइंड करता है। ध्यान याद रखना, सिग्मा फैक्टर बाइंड करता है जो आरएनए पॉलीमरेज में के अंदर घुसता है ट्रांजिएंटली, माने टेम्परेरीली। और टर्मिनेशन के लिए डीएनए सीक्वेंस टर्मिनेट जब होगा तो उसके लिए आगे हम पढ़ेंगे वो रो फैक्टर ऐड करता है। बाकी टर्मिनेटर वो डीएनए सीक्वेंस है जो प्रोवाइड करेगी कि आरएनए पॉलीमरेज उससे बंध जाए, और वो उस वक्त आरएनए पॉलीमरेज में रो फैक्टर रहेगा। याद रखना ये बात, जब प्रमोटर पे बाइंड हो रहा है आरएनए पॉलीमरेज तो उसके अंदर है सिग्मा फैक्टर, और जब वो टर्मिनेटर से बाइंड होगा आरएनए पॉलीमरेज तो उसके अंदर बाइंड होगा रो फैक्टर, ट्रांजिएंटली माने टेम्परेरीली। ठीक है, और ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का मतलब एंजाइम पॉलीमराइज करता है वही 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन। और यहाँ देखो, वहां करेंसी के रेप्लिकेशन के टाइम करेंसी क्या थी? डीएनटीपी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, बेस राइबोस और 3 फॉस्फेट। बेस कौन से? चाहे वो एडेनाइन